खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं शम्स तब्रेज़ कासमी। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। 57 ममालिक उसके मेंबर हैं। मुतअद्दिद नौइयत के उसके अजलास मुनक़्क़िद होते रहते हैं। इस साल वज़राए ख़ारिजा का 46वां अजलास मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़हबी में मुनक़्क़िद हुआ। जब उसका तासीसी अजलास हुआ था तो हिंदुस्तान को बुलाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान को बायकाट करके वापस लौटना पड़ा पाकिस्तान के दबाव में। उसके बाद पहली मरतबा इस वज़राए ख़ारिजा के अजलास में हिंदुस्तान को मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत दी गई और मोहतरमा सुषमा स्वराज वज़ीर ख़ारिजा ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वहाँ शिरकत की। इब्तदाई सेशन से ख़िताब भी किया, लेकिन जब उस सेशन का या पूरे इजलास ने जब अपनी करारदाद पास की तो रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान को बराह रास्त टारगेट किया गया। जब हिंदुस्तान को बुलाया गया तो हिंदुस्तान में, यहाँ के अवाम में, बिलखुसूस मुसलमानों में खुशी थी और ऐसा लग रहा था कब हिंदुस्तान की भी वहाँ किसी न किसी तरह नुमाइंदगी होगी। लेकिन दूसरी तरफ करारदाद में हिंदुस्तान को ब्लेम किया गया। कश्मीर के हालात को OIC ने बराह रास्त रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। इसके अलावा हिंदू पाक के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी चल रही है उसके लिए एक तरफा तौर पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की गई और हिंदुस्तान की तनक़ीद की गई। तो क्या पूरा मसला है, क्या पूरी सिचुएशन है, इस पर ख़बर दर ख़बर के प्रोग्राम में कल भी हम एक तज्ज़िया पेश कर चुके हैं। आज मज़ीद तफसील के साथ इस पर हम बातचीत कर रहे हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुसन्निफ़ जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है और इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए हम प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से जानते हैं। सर, हिंदुस्तान को OIC ने इस मरतबा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया भी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद भी पास कर दी। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बहुत अफसोसनाक है और मतलब बहुत तकलीफ़ देह अम्र है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी महज़्ज़ब दुनिया में आप इस तरह के सलूक की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान इतना ही बुरा था और इतना बुरा है जैसा कि करारदादों के में बताया गया है, तो फिर हमारी वज़ीर ख़ारिजा को बुलाने का क्या जवाज़ था। आप जिसे कहते हैं दूध में मैंगनिया डालना, ये वो अमल है और ये इंतहाई तकलीफ़ देह है। मैं इसको हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमानों दोनों के लिए बहुत तकलीफ़ देह अम्र मानता हूँ। हमारे दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास मसाइल नहीं है, जहाँ तसादम और टकराव नहीं है आपस में। लेकिन हिंदुस्तान बहरहाल एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है। हमारे जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अदलिया, हमारा दस्तूर, हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो भी उतनी ही मज़बूत है और वो किसी भी नाइंसाफ़ी और किसी भी हक़ तलफ़ी और किसी भी तासुब और तंग नज़री के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ी हो जाती है। जी, अभी कश्मीर के मामले को लीजिए, हमारी अदालत उज़्मा ने बाकायदा नोटिस लिया कि पुलवामा के वाक़े के बाद पूरे मुल्क के अंदर कश्मीरी जो तलबा हैं या दूसरे कश्मीरी कारोबारी हैं उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जी, इस बात का तो नोटिस आपने लिया नहीं। जी, और सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है आपने उसका नोटिस लिया? आप उसका नोटिस लेते हैं? सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान को दावत दी गई थी, पाकिस्तान ने OIC पर दबाव डाला कि वो हिंदुस्तान की दावत मुस्तरद कर दे? इसके अलावा जो हम देखते हैं OIC की तारीख़ को, तो पूरी तारीख़ में कभी इस तरह की बात नहीं की गई। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने कहा था कि हमारी कामयाबी हो गई कि उसके बायकाट के बावजूद दावत मुस्तरद नहीं हुई, तो पाकिस्तान के दबाव में या उसकी बात को रखने के लिए OIC ने इस तरह की तजवीज़ पास की है? देखिए, एक बात आप समझें, मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती है कि मैं इस सिलसिले में पाकिस्तान की बात क्यों करूं। सवाल ये है कि जो हमारे मेज़बान हैं उनके ऊपर मुझे तो सवाल करना है। सवाल ये है कि आप एक तरफ हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को
अपने मुल्कों के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजते हैं। बिल्कुल जी, आप हमारी वज़ीर ख़ारजा को इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के साथ दावत देते हैं। वो इंतहाई मतानत के साथ और फिरासत के साथ बहैसियत मेहमान के तकरीर करती हैं और उनकी एक वुसअत ज़हनी, वुसअत क़ल्बी और वुसअत ज़र्फ़ी ये है कि उन्होंने पूरे उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये इसको भी देखना चाहिए कि शी वॉज सो ग्रेशियस। जी, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को लिया, एक ख्याल रखा और ये ख्याल रखा और एक तरह से डिकोरम मेंटेन किया। जी, और ये ऐसे वक्त में किया गया जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अपनी कौमी असम्बली में हिंदुस्तान पर तबर्रा भेज रहे थे। जी, लेकिन ये बहुत, और एक बात ये समझना चाहिए कि अगर आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ शुकूक शुबहात हैं, आपके कान भरे जा रहे हैं या आप खुद महसूस करते हैं, जी, तो आप इस सिलसिले में सिफारती चैनलों को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत हिंद से बराह रास्त बात कर सकते हैं। जी, आप इस तरह से रेजोल्यूशन पास करके दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा सर, ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है, तो क्या इस रेजोल्यूशन के पास किए जाने से हिंदुस्तान पर उसका कुछ असर पड़ेगा? हिंदुस्तान को आलमी बिरादरी के सामने किस तरह की रुसवाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सवाल ये मैंने कहा कि जिन लोगों ने रेजोल्यूशन के पास होने में शरीक थे, उनकी हुकूमतों ने हमारे वज़ीर आज़म को सबसे बड़े एजाज़ात से नवाजा है। जी, आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करके हिंदुस्तान के लिए नहीं, अपने लिए सवालात कायम करा रहे हैं। जी, मैं इसको बहुत तकलीफ़ दे मानता हूँ। अच्छा, एक बात, जब हिंदुस्तान को वहाँ बुलाया गया था तो एक अच्छी सी मतलब ख़बर चल रही थी, आपने भी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा था, उसका वेलकम किया था, और ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तान को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो अगर मेंबरशिप मिलती है हिंदुस्तान को, तो यहाँ इस मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के आवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक बात आप समझिए, बुनियादी तौर पर आज की दुनिया जो है वो दीवारें खड़ी करने की दुनिया नहीं है, बल्कि पुल बनाने की दुनिया है। आज रास्तों को हमें मसदूद नहीं करना है, हमें इम्कानात को महदूद नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे के लिए कुशादा दिली और कुशादा नज़री का मुजाहरा करना है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान पिछले 50 साल से हिंदुस्तान को क्या नुकसान हो गया? आपने रबात में 1969 में हिंदुस्तान को बुलाया और उसके बाद याह्या खां की धमकियों के नतीजे में आपने हमारे वफ्द को वापस भेज दिया। जी, उसके बाद से हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे, ऐसा तो नहीं है कि क्या में उसकी कोई अहमियत न रही हो। हिंदुस्तान तो आगे ही बढ़ रहा है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जी, हिंदुस्तान जो है हर मैदान में अपनी जगह बना रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि आलमे इस्लाम दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क की अनदेखी करके कोई खैर का काम नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल वादे तौर पे कहना चाहते हैं। अगर सर इसको सियासी नुक्ते नज़र से देखा जाए, सियासी तनाजुर में, तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने दावा करते रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है कि मुस्लिम ममालिक से हमारे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए हैं, खारजा पॉलिसी हमारी बेहतर हुई है। लेकिन इस क़ज़िये के बाद ऐसा लगता है कि ये दावा सही नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर है उनसे हिंदुस्तान के मुकाबले में। देखिए, एक बात
ये समझिए, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जब आलम इस्लाम के मुल्क हमसे, हिंदुस्तान से अकेले में मिलते हैं तो भाइयों की तरह मिलते हैं, और जब वो OIC में बैठते हैं तो हमारे तहीं कसाईयों जैसा रवैया अपना लेते हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है। मैंने आपसे कहा, अगर आपको कोई है, आपके को शिकायत है, कोई तकलीफ़ है जी, कोई बात आपके इल्म व इत्तला में लाई गई है, तो आप सिफारती ज़राए से बात करिए जी। एक तरफ आप हिंदुस्तान के लिए अलग-अलग तारीफ़ें करें जी, ज़मीन और आसमान को एक कर दें जी, और उसके बाद OIC जैसे प्लेटफॉर्म में बैठ के, और मेरे लिए बहुत, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पे इसको अपने लिए ज़िल्लत का सामान समझता हूँ। अच्छा, एक बात ये चल रही है कि अगर हिंदुस्तान को वहाँ का मेंबर उस वक्त 1969 में नहीं हो पाया, लेकिन अगर ऐसी एक बहस चलती है कि यहाँ दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, उसको वहाँ की मेंबरशिप दी जाए, हर कोई चाहता भी है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा? क्या यहाँ की हुकूमत इस बात पर आमादा होगी कि वो OIC का हिस्सा बने? नहीं, एक बात सुनिए ना, सवाल ये है कि अगर हमारी हुकूमत को खुदा वास्ते का कोई बैर होता OIC से, हमारी हुकूमत पसंद ना करती, OIC के वजूद को तस्लीम ना करती, तो हमारी वज़ीर ख़ारिजा में जाती क्यों? एक बात आप समझिए, अगर आप रूस को जगह दे सकते हैं OIC में, तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं जी? हम हिंदुस्तानी मुसलमान किसी की मदद के तलबगार नहीं, हम बुनियादी तौर पे इस मुल्क में खुद एतमादी और खुदा एतमादी के सहारे हैं जी। जैसे मैंने कहा, इस मुल्क का दस्तूर हमें वो तमाम हुकूक अता करता है जो शायद बाज़ मुस्लिम ममालिक में भी मुसलमानों को हासिल नहीं है। हम एक सेकुलर जमहूरी समाज में ना हाकिम है ना महकूम है, बल्कि इख्तदार में बराबर के शरीक हैं। वी आर नाइदर रूलर नॉर रूल्ड बट को रूलर। अच्छा, कि अभी सवाल उठता है कि अगर हिंदुस्तान को OIC का मेंबर बनाया जाता है, तो जो यहाँ के एक मखसूस तबका है जो हिंदुत्वा के नाम पर या तशद्दुद के नाम पर आप मुसलमानों का मुखालिफ अपने आप को समझता है, तो कहता है कि चूँकि इस्लामी ममालिक के नाम से तंजीम मशहूर है या ऐसा समझा जाता है, तो वो लोग उसकी मुखालफत करेंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत को उसको उसमें शरीक नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी मुखालफत? देखिए, एक बात आप सुनिए ना, ये तो तमाम मफरूज़े हैं। हिंदुस्तान मुसलमानों की नुमाइंदगी राब्ता आलम इस्लामी में है या नहीं? बिल्कुल जी। हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्या कोई पाबंदी लगाई? कभी नहीं जी। हिंदुत्वा के जो एक्सपोनेंट हैं वो इस मुल्क को नहीं चलाते हैं, और वो कितना ही शोर मचा लें, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हिंदुस्तान की गालिब तरीन अक्सरियत उनको अपना नुमाइंदा कभी नहीं बनाएगी। अगर उनकी चलती होती तो ये हुकूमत और इसकी वज़ीर ख़ारिजा OIC क्यों जाती? क्या नागपुर से या झंडे वालान से इसके बारे में कोई बयान आया? उन्हें रोकने की कोई कोशिश की गई? कुछ नहीं जी। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को अगर आप OIC का हिस्सा बनाते हैं तो आप एक पुल बनाएंगे, वो पुल बनेगा हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से इस आलमी गांव में, जहाँ पर आप चाहें या ना चाहें अब एक दूसरे पर इन्हिसार नागुज़ीर हो गया है। अच्छा सर, अगर उनकी जो तकरीर थी सुषमा स्वराज को भी बड़ी दिलचस्प थी, मतलब उन्होंने इस्लाम का, उन्होंने कुरान का और उन्होंने तमाम चीज़ों का तस्करा किया।
उन्होंने बाकायदा कुरानी सूरतों के हवाले 2 आयत का बाज़ाब्ता उन्होंने किया। दूसरे उन्होंने बात जो की वो दहशत और वहशत के हवाले से की, जो कि एक हकीकत है। बिल्कुल जी, उन्होंने भी कहा कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं और किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये बात जो है, ये इस बात को समझना चाहिए। और देखिए एक बात आप समझें कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपा लेने से हक़ाइक़ गुम नहीं हो जाते हैं। जो कुछ बर्रे सग़ीर में हो रहा है या जनूबी एशिया में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है, यूँ कहिए जी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लोग ईरान में मारे जाएं या अफ़गानिस्तान में मारे जाएं, पाकिस्तान में मारे जाएं या हिंदुस्तान में मारे जाएं, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो ये बड़े ख़तरे की बात है। बिल्कुल जी, इसलिए कि आप हुकूमतों के दरमियान तसादुम में कहीं न कहीं दीवार बन सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, वहशत के कारोबारी हैं, उन्हें हम जानते भी नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 40 से ज़्यादा हमारे CRPF के जवान पुलवामा में मारे गए, वो दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। बिल्कुल जी, और ये कम तकलीफ दे बात नहीं है कि जब जैश मोहम्मद ने अपने सर उसकी जिम्मेदारी ले ली, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से सबूत मांगा जाए। जी, वो लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि साहब ये बिल्कुल हिंदुस्तान का इल्ज़ाम है, हम उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, उन्होंने जैश मोहम्मद से इस बात का इनकार क्यों नहीं कराया कि उसने ऐसा नहीं किया। जैसे OIC में अगर हिंदुस्तान मेंबर बनता है, फ़ायदा है, तो क्या शक्ल होगी? एक तो पाकिस्तान मतलब ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान बने। यहया खान ने उसी वक्त मुखालफत की थी। जो दीगर ममालिक है, सऊदी अरब चूँकि उसका बानी, उसका अव्वल मुहर्रिक है, मुत्तहिदा अरब इमारात उसमें आगे है, मिस्र है, तो ये सब भी बड़े ममालिक हैं। तो क्या इन सब ममालिक पर दबाव बना करके वफद या क्या शक्ल? देखिए, हम किसी पे कोई दबाव नहीं बनाना चाहते और हमें OIC के मेंबरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 50 साल से बग़ैर उसके आगे बढ़ रहे हैं जी, हम तरक्की कर रहे हैं और हम इस जनूबी एशिया में अपना रोल अदा कर रहे हैं। मतलब ज़िल्लत के साथ जी, और दूसरे दर्जे के मेंबर की हैसियत से हमें कहीं रहना कबूल नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी एक साख है, हिंदुस्तान का अपना वक़ार है, हिंदुस्तान की अपनी एक हैसियत है, मुसल्लमा हैसियत। वो मुल्क जिसकी तायीद में दुनिया की एक बड़ी तादाद इस बात की मुअय्यद है कि उसे सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए जी। हम OIC के लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएंगे जी। और ऐसा है कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे जी कि जब कभी दोस्त बन जाए तो आपस में शर्मिंदा ना हो। ये हमें समझना चाहिए। और पाकिस्तानियों से मुझे एक बात कहनी है, हिंदुस्तान से दुश्मनी न पाकिस्तान के हक़ में है न जनूबी एशिया के हक़ में है जी। तारीख़ के जबर से पाकिस्तान को अपने को आज़ाद कराना चाहिए।
जोग्राफिये के जबर का एहसास भी करना चाहिए और एहतराम भी करना चाहिए। तारीख़ हमारी कोताहियों और बदआमलियों का लेखा जोखा है, जबकि जोग्राफिया खुदावंद कुद्दूस की अता है, वो हमें एक रखना चाहता है। जी, हमें तारीख़ के जबर से आज़ाद होके जोग्राफिये के जबर को समझना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी मारकतुल आरा बात कही थी, और ये मत देखिए किसने कहा, ये देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा था, हम अपने दोस्तों का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो असल चीज़ ये है कि हमें अच्छे हमसाये के तौर पे, अच्छे पड़ोसी के तौर पे इस बर्रे सगीर में रहना चाहिए। पाकिस्तान जो हमसे कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम कब कहते हैं कि बातचीत ना हो? हम तो दुआ हमेशा करते हैं कि गुफ्तगू ख़त्म ना हो, बात से बात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। लेकिन बातचीत और दहशत व वहशत का कारोबार एक साथ नहीं चल सकता। सर, आखिरी सवाल कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, तो वहाँ तो मसले को हुकूमत को चाहे कि वो हल करे, वहाँ मुज़ाकरात करे, वहाँ जो तशद्दुद है, जारहियत है, यकीनन जो वहाँ की अंदरूनी ख़बरें हैं काफ़ी वो मतलब इस तरह की है कि देखिए, हमें कश्मीर, एक बात तो ये समझना चाहिए कि हमें सिर्फ कश्मीर नहीं चाहिए, हमें कश्मीर कश्मीरियों के साथ चाहिए और कश्मीरी अपनी कश्मीरियत के साथ चाहिए, क्योंकि कश्मीरियत एक मुश्तरका अक़दार का वो तहज़ीबी और सक़ाफ़ती मुरक्का है जो कश्मीरियों को इंतहाई नुदरत के साथ एक इख्तिसास अता करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ज़ाहिरी बात है, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का दस्तूर एक ऐसा सहीफ़ा है जी जो हमारा आपका तैयार किया हुआ है, उसके दायरे में रहते हुए हमें तमाम मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। उसमें हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो भी पूरी तरह से सुलह के, अमन के, इस्तेहकाम के पूरी तरह मुस्तहिक हैं जी। और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि सरकार को और तमाम सियासी जमातों को और मजहबी क़यादतों को मिलजुल कर कश्मीर को एक दफ़ा फिर उस सतह पे ले जाना चाहिए जहां वो नवीं दहाई के शुरू होने से पहले थे। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी रियासत के अंदर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अपने वतन में बेवतन होने का एहसास जो है, महाजिर और शरणार्थी बनने का जो कर्ब है, उससे उन्हें भी आज़ाद कराना चाहिए। और हमारे जो कश्मीर के नौजवान हैं उनकी तकदीर को इस मुल्क की तकदीर के साथ जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मुआशी जो तरक्की है उसमें उन्हें हिस्सेदारी देनी चाहिए। इसलिए इससे कोई वो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि कश्मीर में जो मसला है, जो कश्मीर में एक तरह से परेशानी है, वो कश्मीरियों की पैदा की हुई इतनी नहीं है जितनी बाहर से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। हम आपस में बात कर सकते हैं जी, लेकिन
उसके लिए वो माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जी, उसके लिए वो तमाम सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। और मैं एक तरफ नहीं कह रहा हूँ, दोनों हर तरफ से कह रहा हूँ, तमाम फ़रीक़ैन को इस सिलसिले में करना चाहिए। ओआईसी ने जिस तरह कश्मीर के बारे में तस्करा किया, चाइना में एक सूबा है संक्यान, वहाँ जो मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदी आयद हैं, वहाँ कत्लेआम किया जाता है, उन्हें मतलब मजहबी आज़ादी से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया गया है। और भी दुनिया के कई मसाइल हैं। इन मसाइल पर ओआईसी ने कभी कोई तबसरा नहीं किया, इन मसाइल के ख़िलाफ़ कोई करारदाद पास नहीं की। क्या चाइना से डरता है ओआईसी, या क्या मसला है ओआईसी का? नहीं, ये सवाल ये है कि पाकिस्तान, ये सवाल पाकिस्तानियों से होना चाहिए कि आप जो हैं वो, आप जो हैं एक तरह से जो आपको रोल अदा करना चाहिए रोहिंग्या के मसले पे, जो मसला करना चाहिए संक्यांग में मुसलमानों के हवाले से जी, आप उस पर कोई बात कहने को तैयार नहीं है जी। सवाल ये है कि देखिए, ये पूरी जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है, और यही पता चलता है कि किस तरह से दोहरे मेयार अपनाए जा रहे हैं। अगर आपको इस्लाम के और मुसलमान के हवाले से बात करनी है तो आप इनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? चाइना की बहुत खराब सूरत हाल है। यही सूरत हाल है हिंदुस्तान में। हमें अपनी बात कहने, एहतजाज करने और जद्दोजहद करने का पूरा हक़ हासिल है जी। हिंदुस्तान के अंदर हमें अपने मज़हब पर अमल दरामद की इजाज़त ही नहीं है, उसकी तबलीग का भी इजाज़त है दस्तूरी एतबार से। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज नॉट ओनली द प्रैक्टिसिंग ऑफ योर ओन रिलीजन बट टू प्रीच इट जी। चाइना ने तो मुसलमानों से वो तमाम हुकूक सल्ब कर रखे हैं और पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं है। ओआईसी को कोई परेशानी नहीं होती है। और एक दिलचस्प बात और है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अभी बयान दिया है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और उससे सफारती ताल्लुकात बनाने चाहिए जी। पाकिस्तान की तरफ से उस पर कोई तरदीद नहीं आई, बहुत दिलचस्प बात है, कोई तनकीद भी नहीं आई है। इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी है कि पाकिस्तान के इजराइल और पाकिस्तान के वफद का ये बात तो पाकिस्तान का एक साबिक सरबराह ममलिकत जो है वो कह रहा है जी। और इमरान खान के जो मौजूदा हुकूमत है काफ़ी करीबी रवाबित भी है, ये भी कहा जाता है कि उन्हीं के पसंद नहीं, वो जो भी है मैं उस पर जाहिर बात है, लेकिन जो बात कह रहा हूँ जी, इमरान खान साहब जो हैं उनके आने पे मैंने भी इस्तकबाल किया, कॉलम लिखा था उनका, उनकी बातों को जो उन्होंने पहली तकरीर की थी उसे मैंने जो अच्छे पहलू थे उनको उजागर किया था जी। देखिए, एक बात आप समझें, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, एक बात ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। हमें तकलीफ़ जो है वो इससे है कि जब दुनिया पाकिस्तान की एक बेटी मलाला को नोबेल प्राइज़ दे रही थी तो पाकिस्तान के अंदर पेशावर में स्कूल के अंदर बच्चे और बच्चियों का कत्लेआम किया जा रहा था जी। हमें तकलीफ़ ये है कि अगर आप गौर फरमाएं तो पाकिस्तान में मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, इमाम बारगाह, कोई चीज़ महफूज नहीं। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, हम फिर कहना चाहते हैं, इसलिए कि देखिए एक मुस्तहकम पुरअमन खैर सगाली वाला पाकिस्तान हमारी भी ज़रूरत है बिल्कुल जी। हम ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं और मैं तो बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि
गुलाम तुम भी थे, कल तक गुलाम हम भी थे। अभी तो नहा के खून में आई थी फसले आज़ादी। मज़ा तो जब था कि मिलकर इलाज जहाँ करते, तुम्हारे दर्द में हम, हमारे दर्द में तुम शरीक होते तो फिर जश्न आशियाँ करते। ये असल तो हम ये चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में को ये तय करना चाहिए कि 10 साल तक के लिए वो अपने तमाम जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, मुतनाज़ा मामलात हैं, उनको एक तरह से बैक बर्नर पर रख देंगे और सिर्फ इक़्तिसादी और मुआशी जो मौक़े और इम्कानात हैं उनके ऊपर अपनी पूरी तवज्जो लगाएंगे। आप गौर फरमाइए, दुबई और सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मसनूआत एक दूसरे मुल्कों में जाएं, वो अगर अमृतसर से लाहौर जाएं तो बेहतर होगा जी, लाहौर से अमृतसर आएँ तो बेहतर होगा, या जो मैंने जिन रास्तों को बताया दुबई और सिंगापुर के, वो बेहतर होगा। ये हमें गौर करना चाहिए। धेले की पुड़िया टके से ढुलाई जी, हमें इससे बचना चाहिए। हमारे मुल्क में जो नई नस्लें आ रही हैं, इनकी तवक्कुआत क्या हैं? ये तरक्की चाहती हैं, बेहतर मुआशी मौक़े चाहती हैं। हमारे मुल्क के गरीब अवाम अच्छी तालीम और अच्छी सेहत के तलबगार हैं। हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है और इसका जीता जागता सबूत ये है कि पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान इलाज के लिए आ रहे हैं, अगर अभी कभी आप उनके आदाद व शुमार इकट्ठा करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हिंदुस्तान जो है उसने किस तरह से अपने दरवाजे हिंदुस्तान ने किस तरह से अपने दरवाजे दूसरों के लिए खोल रखे हैं। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ताली हो वो भी 2 हाथों से बजती है और चुटकी हो उसमें भी 2 उंगलियों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान को चाहे कि इसे हल करे, बाहर की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये कहना है मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब का। आपने सुना प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब की राय ओआईसी के बारे में। आप मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबा इस्लामियात के सरबराह रह चुके हैं, अभी भी एमिरेट प्रोफेसर हैं। तो आपने बहुत तफसील के साथ बताया और कहा कि हम ओआईसी के बग़ैर तरक्की कर रहे हैं, 50 साल हो चुके हैं ओआईसी के क़याम को, और हमें कहीं पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ओआईसी का मेंबर न होने की वजह से कभी हिंदुस्तान को किसी तरह की कोई कमी महसूस हुई या कहीं उसका खला पाया गया। इसलिए हम ओआईसी के नहीं हैं और ये हम दूसरे नंबर के मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। अगर मेंबरशिप मिलती है पूरे एजाज़ इकराम के साथ तो वेलकम है, लेकिन इस तरह नहीं कि जहाँ बेइज्जती की जाए, एक तरफ गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को जलील किया जाए। और जो कुछ हुआ है कश्मीर के मामले में, जो ओआईसी की जो करारदाद आई है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और इससे हिंदुस्तान और यहाँ के अवाम, यहाँ के मुसलमान को तकलीफ़ हुई है, ये कहना है प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और ओआईसी पर किन लोगों की इजारादारी है, ओआईसी का मकसद क्या है? बार बार कहा जाता है कि ओआईसी की हैसियत निशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन की है। क्या वाकई ओआईसी मुसलमानों के मसाइल को हल करने में कामयाब है? मुसलमानों के जो मसाइल है फ़लस्तीन में, रोहिंग्या में, चाइना में, इन जगहों पर जो बहुत संगीन मसाइल है मुसलमानों के, भी ओआईसी ने उस पर कोई कामयाबी हासिल की है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millattimes.com। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।